आज के इस लेक्चर में हम स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड के जो व्यवस्थापिका है उसको नए संविधान के अंतर्गत संघीय संसद कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत तीनों जो सरकार के अंग हैं उसमें संघीय संसद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और कार्यपालिका और संघीय न्यायपालिका को संघीय व्यवस्थापिका के अधीन रखा गया है। संघीय संसद की जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं है। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि स्विट्ज़रलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरा, स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधनों को अपनाया गया है, इसलिए वहाँ की संघीय संसद की जो शक्तियाँ हैं वो असीमित नहीं है, सीमित हैं, लेकिन तीनों अंगों में संघीय संसद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघीय संसद के 2 सदन हैं। एक सदन है प्रतिनिधि सभा, जो कि प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन है। दूसरा सदन सीनेट है, जो कि उच्च सदन है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुच्छेद 148 में संघीय संसद को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उसके बारे में कहा गया है। संघीय संसद के बारे में कहा गया है उसमें कि जहाँ तक जनता और कैंटनों के अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता, राजमंडल की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग संघीय संसद करेगी, जिसमें 2 सदन होंगे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और इन दोनों सदनों की जो शक्तियाँ हैं वो समान होंगी। तो स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय संसद है उसकी एक ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर दोनों सदनों की जो शक्तियाँ हैं वो संविधान के द्वारा दोनों समान रखी गई हैं। इसका जो निम्न सदन या जो प्रथम सदन है वो प्रतिनिधि सभा है, और प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य संख्या है वो 200 है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वहाँ के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक कैंटन से कम एक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रतिनिधि सभा के लिए चुना जाएगा। बाकी कैंटनों के अंतर्गत जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे वो जनसंख्या के आधार पर बनाए जाएंगे, इसलिए जो राज्य बड़े हैं वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे कि ज्यूरिख 1 आदि, जहाँ से कि 32 और 31 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में प्रतिनिधि सभा के सदस्य के उम्मीदवार की कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। उसमें यह है कि कोई भी जो कि मत देने का अधिकारी है वो व्यक्ति संघीय संसद का या प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना जा सकता है। क्योंकि वहाँ मताधिकार की आयु 18 वर्ष रखी गई है, इसलिए 18 वर्ष का कोई भी नागरिक संघीय संसद या प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना जा सकता है। इस बारे में दूसरा प्रावधान ये है कि जो व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना जा रहा हो वो सीनेट, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य उस समय नहीं होना चाहिए। ना वो पादरी हो सकता है और संघीय सरकार का कर्मचारी भी नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी नागरिक एक समय पर एक ही संस्था का सदस्य हो सकता है।
संघीय व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन है वो सीनेट है, और सीनेट का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यों के आधार पर है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है। वहाँ के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पूर्ण कैंटन से 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए चुने जा सकते हैं और अर्ध कैंटन से 1 प्रतिनिधि चुना जा सकता है, और इस आधार पर जो सीनेट की सदस्य संख्या है वो 46 निर्धारित की गई है। सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में वहाँ के संविधान में यह व्यवस्था अपनाई गई है कि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा, इसका निर्धारण कैंटनों की जो राज्य परिषद है उसके सदस्य उन चुनावों का जो नियमन है वो कैंटनों के द्वारा किया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि यह माना जाता है कि सीनेट कैंटनों का या राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए किस तरह से सदस्य चुने जाएंगे इसके निर्धारण का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए। जो विभिन्न कैंटन हैं उनके द्वारा सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में अलग अलग विधि अपनाई गई है। सभी अधिकांश जो कैंटन है उसमें सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन 4 कैंटनों में सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। न केवल उनके निर्वाचन किस तरह से होगा इसका निर्धारण राज्य करते हैं, बल्कि उनका कार्यकाल कितना होगा इसका निर्धारण भी कैंटनों के द्वारा किया जाता है। और इसलिए विभिन्न जो सदस्य हैं, विभिन्न कैंटनों से जो चुने वाले सदस्य हैं, उनका कार्यकाल विभिन्न कैंटनों में अलग अलग है। तो किन्हीं का कार्यकाल 1 से 4 वर्ष के मध्य है। संघीय संसद की शक्तियां और कार्य। संघीय संसद को स्विट्ज़रलैंड के संविधान के द्वारा व्यापक शक्तियां दी गई हैं। 99 का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 173 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगे जो वर्तमान संविधान एवं संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 160 से लेकर 173 में संघीय संसद की शक्तियों का विस्तृत विवेचन किया गया है। संघीय संसद की शक्तियां निम्न हैं, जिनमें से पहली शक्ति है विधायी या कानून निर्माण संबंधी शक्ति। संघीय संसद का जो मुख्य कार्य है वो है कानून निर्माण करना। कानून निर्माण के संबंध में यह स्थिति है कि संविधान के द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में जो विषय रखे गए हैं उन विषयों पर संघीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा संघीय संसद को संघीय आधिकारिक आदेश जारी करने का अधिकार है। सामान्य संघीय आदेश भी जारी करने का अधिकार है और उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। संघीय संसद की जो कानून निर्माण शक्ति है वो अनुच्छेद 164 में है और इसमें उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर संघीय संसद कानून बना सकती है। संघीय संसद ये जो विषय निर्धारित किए गए इन पर उसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत संघीय संसद को अत्यावश्यक व्यवस्थापन का अधिकार दिया गया है। अत्यावश्यक व्यवस्थापन के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है वो विशेष परिस्थितियों के लिए दिया गया है। यदि कभी संघीय संसद किसी कानून को कुछ आवश्यक परिस्थितियों में लागू करना चाहती है और यदि संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उसे अत्यावश्यक घोषित कर दिया जाए तो उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है और उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन यदि कोई संघीय कानून अत्यावश्यक घोषित किया गया है और 50,000 नागरिक उस पर लोक निर्णय की मांग करें तो 1 वर्ष तथा 1 वर्ष की अवधि में जनता के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता
तो संघीय संसद द्वारा लागू किया गया यह कानून 1 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। अर्थात अत्यावश्यक व्यवस्थापन के अंतर्गत लोक निर्णय के बिना भी वहाँ की संघीय संसद किसी कानून को 1 साल तक लागू कर सकती है। संघीय संसद की दूसरी शक्ति है संविधान में संशोधन करने संबंधी। वहाँ की संघीय संसद जो है उसको संविधान में संशोधन करने का महत्वपूर्ण अधिकार है। कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उस सदन में से प्रस्तुत करने के बाद वो पारित होकर दूसरे सदन में जाता है और यदि उसे दूसरा सदन भी पारित कर देता है तो वो लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। संघीय संशोधन के संबंध में स्थिति ये है, संविधान के संबंध में संशोधन के संबंध में, कि जब संशोधन प्रस्ताव आंशिक होता है तो वो दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। लेकिन यदि कोई पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचार के लिए रखा जाए तो संघीय संसद को भंग कर नए संघीय संसद का निर्वाचन जरूरी होता है। संघीय संसद संविधान प्रस्ताव को पारित कर लोक निर्णय के साथ भेजती है और लोक निर्णय के साथ इस पर आरंभिक का निर्णय भी होता है। अर्थात यदि 1 लाख से मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होता है। तो संविधान संशोधन के संबंध में स्विट्जरलैंड में यह स्थिति है कि संघीय संशोधन प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और 1 लाख शीर्ष मतदाताओं के प्रस्ताव के आधार पर भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा, पारित होने के लिए जरूरी है कि संघीय संसद भी उन्हें पारित करे और लोक निर्णय के द्वारा उनकी पुष्टि हो, तभी कोई संविधान संशोधन पारित होता है। संघीय संसद की जो तीसरी शक्ति है वो नियुक्ति संबंधी है और नियुक्ति के संबंध में संघीय संसद की जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघीय संसद ये नियुक्तियाँ निर्वाचन के आधार पर करती है। उसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। संविधान के अनुसार संघीय जो परिषद, संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर, संकट काल में मुख्य सेना अध्यक्ष को चुनने का अधिकार संघीय संसद के पास है। संघीय संसद संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का भी निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा कुछ अन्य चुनाव संबंधी और पुष्टिकरण संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। तो यदि हम देखें तो अधिकांश जो नियुक्ति है वो संघीय संसद के द्वारा की जाती है, चाहे वो संघीय परिषद हो या संघीय न्यायालय, और संघीय संसद अपनी नियुक्तियों को संयुक्त अधिवेशन में करती है। संघीय संसद की जो चौथी शक्ति है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका क्षेत्र में संघीय संसद को महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। संघीय संसद को कार्यपालिका क्षेत्र में जो शक्तियाँ दी गई हैं उनमें से पहली शक्ति है वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में। अनुच्छेद 166 के अनुसार संघीय संसद के द्वारा विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। संघीय संसद विदेशिक संबंधों की जांच कर सकती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती हैं उन संधियों को स्वीकृति देने का कार्य संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। लेकिन जिन संधियों को संघीय परिषद जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को पूर्ण शक्ति प्राप्त है उन पर संघीय संसद की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, संघीय कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में दूसरा जो संघीय संसद की जो शक्ति है वो संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण करने संबंधी है। संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य जो अंग हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वो संघीय सरकार और अन्य जो
संघीय सत्ता हैं उनको नियंत्रित करे। संघीय संसद जांच कार्यों के द्वारा इनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। संघीय संसद की नेक्स्ट शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति के क्षेत्र में संघीय संसद की प्रमुख शक्ति है बजट को स्वीकृत करना। बजट संघीय सरकार के द्वारा बनाया जाता है और उसे संघीय संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसे स्वीकार करना संघीय संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। बजट के संबंध में संघीय संसद की स्वीकृति अंतिम होती है क्योंकि इस पर लोक निर्णय की कोई व्यवस्था नहीं है। संघ की ओर से जो ऋण दिए जाते हैं उनके विषय में भी जो निर्णय करने का जो अधिकार है वो संघीय संसद के पास है। संघीय जो विभिन्न अधिकारी हैं उनके वेतन तथा भत्ते निर्धारित करना, संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण, उनके वेतन आदि निर्धारित करना भी संघीय संसद का प्रमुख कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के आय व्यय के लेखे की जांच भी करती है। संघीय संसद की जो नेक्स्ट शक्ति है वो है कैंटनों से संबंधित शक्ति। संघीय संसद को कैंटन से संबंधित कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। उनमें से पहली शक्ति है कि वह कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की जांच कर सकती है और उन्हें स्वीकार कर सकती है। दूसरा, कैंटन विदेशों से जो संधियाँ करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसी तरह से राज्य जो आपस में संधियाँ करते हैं उन पर भी संघीय संसद का अनुमोदन जरूरी है। यदि संघीय सरकार या कैंटन संधियों पर कोई आपत्ति उठाएं तो आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो संघीय संसद संघीय सेना का प्रयोग भी कर सकती है। संघीय संसद की नेक्स्ट शक्ति है न्यायिक शक्ति। 99 के संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। संघीय संसद को इस न्यायालय के पास ही न्यायिक शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी भी संघीय जो संसद है उसके पास कुछ न्यायिक अधिकार हैं। संघीय संसद संघ की जो विभिन्न सत्ताओं के मध्य जो कार्यक्षेत्र संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करने का जो अधिकार है वो संघीय संसद के पास है। संघीय संसद के द्वारा जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार भी संघीय संसद के पास है। संघीय संसद न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों को क्षमा देने का निर्णय कर सकती है या उनको सामूहिक क्षमा भी दे सकती है। संघीय संसद की कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं जिसमें से प्रमुख हैं, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना इसका दायित्व है। असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 173 के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय कार्य की पूर्ति हेतु संघीय संसद अध्यादेश या संघीय आदेश जारी कर सकती है। यह सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है और इस उद्देश्य से समस्त सेना या उसके एक भाग को इकट्ठा कर सकती है। इस प्रकार संविधान के द्वारा संघीय संसद को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन यदि हम व्यवहार में देखें तो संघीय संसद उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी की संविधान निर्माता इसको बनाना चाहते थे, और इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक तो ऐच्छिक लोक निर्णय के कारण इसकी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं। दूसरा, स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और उसके कारण भी इसकी शक्तियाँ सीमित हुई हैं। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य के उदय, संकटकालीन स्थिति के कारण कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और व्यवस्थापक की शक्तियाँ कम होती जा रही हैं, और ये स्थिति स्विट्जरलैंड में भी है। संघीय संसद के दोनों सदनों के मध्य संबंध। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दो सदन हैं,
सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों की शक्तियाँ संविधान के द्वारा बिल्कुल समान रखी गई हैं। इस दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड के दोनों जो सदन दोनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट अनोखे सदन हैं। दोनों सदनों की शक्तियाँ क्योंकि समान है, इसलिए साधारण विधेयक के संबंध में हम देखें तो साधारण विधेयक या वित्त विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और कानून का रूप धारण करने के लिए ज़रूरी है कि उनको दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए। लेकिन यदि कभी किसी विधेयक के संबंध में कोई दोनों सदनों के मध्य मतभेद की स्थिति हो तो दोनों सदनों की एक संयुक्त सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है जो कि गतिरोध दूर करने का कार्य करती है। और यदि दोनों सदनों में गतिरोध दूर हो जाता है तो संयुक्त सम्मेलन समिति पुनः इसी प्रकार से कार्य करती है। यदि गतिरोध बना रहता है तो उस विधेयक को समाप्त कर दिया जाता है। तो यदि हम देखें तो कोई भी विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बिना नहीं बन सकता। तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। यद्यपि दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखें तो सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा का महत्व वहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसका कारण ये है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और वो लोकप्रिय सदन है, जबकि सीनेट के सदस्य कैंटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके निर्वाचन का आधार भी अलग अलग है। इसलिए व्यवहार में सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा को ज़्यादा महत्ता प्राप्त है, लेकिन शक्तियों की दृष्टि से दोनों सदन समान है। सामान्य रूप से यदि हम इन दोनों सदनों के मध्य संबंध को देखें तो स्विट्ज़रलैंड में इन दोनों सदनों के मध्य गतिरोध बहुत कम पाया जाता है। दोनों सदनों के मध्य मतभेद भी कम से कम पाया जाता है। इस दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड के इन दोनों सदनों के मध्य जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण पाए जाते हैं। यदि हम संघीय संसद के इन दोनों सदनों को देखें तो दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं और दोनों सदनों की शक्तियां समान होने के कारण यदि हम अन्य राज्यों से तुलना करें, जैसे कि भारत की राज्यसभा उससे, तो सीनेट उनकी तुलना में ज़्यादा सशक्त है स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड में कानून निर्माण के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियाँ बिल्कुल समान हैं और यदि हम अन्य अंगों के संदर्भ में देखें तो वहाँ की संघीय संसद की शक्तियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण